हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं व्यक्तिवाद। इससे पहले हमने आदर्शवाद और राष्ट्रवाद, समाजवाद, उदारवाद जो टॉपिक हैं अपने सिलेबस के, उन पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाद पर। व्यक्तिवाद, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो व्यक्ति शब्द जुड़ा है, तो एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है या विचारधारा है जो व्यक्ति के जो अस्तित्व को या व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी है, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को प्रमुखता से रेखांकित करता है। राजनीतिक सिद्धांत जितने भी हैं, चाहे वो अराजकतावाद हो, उदारवाद हो, समाजवाद हो, फासीवाद, अधिनायकवादी और जो विचारधाराएं हैं, साम्यवाद, इन सभी सिद्धांतों का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी को आधार रखकर हम ये बताते हैं कि कौन सी विचारधारा किधर जा रही है या कौन सा राजनीतिक सिद्धांत क्या कह रहा है। एक व्यक्ति होता है और दूसरी तरफ राज्य होता है। व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है और राज्य है वो शक्ति या पावर का प्रतीक है। अब जितनी भी विचारधाराएं हुई हैं, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत आए हैं, उनकी मूल समस्या या जो ये कहें कि विमर्श का जो मुख्य बिंदु है वो इसी बात पर है कि व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। एक छोर पर अराजकतावाद खड़ा है जो ये कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति के जो विकास में बाधक है। अराजकतावाद व्यक्ति को असीम स्वतंत्रताएं देता है। हमने इससे पहले भी एक अराजकतावाद पर एक वीडियो दिया है, तो पूरी आइडियोलॉजी या जो पॉलिटिकल थियोरी है उस पर आप वहाँ पढ़ सकते हैं। दूसरे छोर पर सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं, जिनमें आप साम्यवाद है या जो साम्यवाद तो खैर राज्यविहीन बात करता है, लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि मार्क्स ने जो साम्यवाद की जिस विचार का जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उस तरह का कहीं आया नहीं। अल्टीमेटली जो साम्यवादी विचारधारा है वो जब धरातल पर उतरी तो वो एक तरह से सर्वाधिकारवाद में बदल गई और राज्य का जो अधिनायक है वो आया, चाहे वो रशिया हो, उत्तरी कोरिया हो, क्यूबा हो, इन सब में। तो ये जो फासीवादी जो ताकतें हैं या जो विचारधाराएं हैं तो वो दूसरे छोर पर खड़ी हैं। तो वहाँ राज्य को सब कुछ मान लिया जाता है और व्यक्ति को बस एक साधन बनाकर छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति को जो अधिकार हैं या राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की जो शक्तियां हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। आदर्शवाद भी इसी सहारे निकलता है। आदर्शवाद भी राज्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और राज्य और व्यक्ति के मध्य कोई टकराव ही नहीं मानता, लेकिन आदर्शवाद और फासीवाद हैं वो एक नहीं है। आदर्शवाद का अपना एक आध्यात्मिक या एक नैतिक पक्ष है जो फासीवाद के पास नहीं है। वो एक अलग विमर्श का विषय है जिसको हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। कुल मिला के व्यक्ति और राज्य का जो रिश्ता है इसको लेकर ही अलग अलग विचारधाराएं निकली हैं। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो बीच का रास्ता देती हैं कि राज्य भी रहे, व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, तो वो व्यक्तिवाद भी है, उसमें उदारवाद भी है, समाजवाद भी है, जो व्यक्ति को भी राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार देते हैं, राज्य को भी व्यक्ति के जीवन में एक दायरे तक जाने की आज़ादी देते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक फ्रेमवर्क है। ये आज हम जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं। देखिए, जब व्यक्तिवादी विचारधाराएं जब आई या ये राजनीतिक सिद्धांत का जब उदय हुआ तो उससे पहले की जो दुनिया है वो मध्ययुगीन परंपराओं से जुड़ी थी। यानी कि जब मध्य युग से जब समाज बाहर निकल रहा था तब व्यक्तिवाद है वो प्रभावी हो रहा था।
मध्य युग को आमतौर पर जैसे एक तरह का जो अंध युग कहलाता है, ब्लाइंड जो एज था वो, और वो इस रूप में था क्योंकि उसमें ज्ञान विज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ। सामाजिक बुराइयां उस दौर में बहुत अधिक थी। व्यक्ति की जो गरिमा है वो रसातल में थी, और जो चर्च कहें उसका जो प्रभुत्व है या आध्यात्मिक जो शक्तियां रही हैं, उन्होंने लोगों का शोषण किया, उनको गुमराह रखा और ज्ञान से दूर रखा उनको। इसलिए इस दौर को जो इतिहास के विकास क्रम में सबसे कमज़ोर दौर माना जाता है। तो ये मध्य युग का एक वो समय था जब व्यक्ति की गरिमा रसातल में थी, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। ये कहा गया कि व्यक्ति तो पापी है और उसका जो कल्याण है वो चर्च की शरण में ही हो सकता है। तो उस दौर के बाद जब समय बदला और चर्च के प्रभुत्व का अंत होने लगा और अलग अलग थ्योरी आई, ज्ञान विज्ञान का आविष्कार हुआ और उन्होंने चर्च के जो धारणाएं थी उनका खंडन किया, एक तरह का विरोध उभरा और चर्च के खिलाफ आंदोलन भी हुए। तो वहाँ से जब आइडियोलॉजी या जो जिस रास्ते पर विचार बढ़ा, तो वहाँ व्यक्ति को महत्व दिया गया, क्योंकि जो व्यक्ति दबा कुचला था उसे अचानक ये बात महत्वपूर्ण हुई कि इसे अब मुख्य बिंदु पर लाया जाए, केंद्रीय जो विषय बनाया जाए। तो वहाँ से व्यक्तिवाद का उदय होता है। तो जो व्यक्तिवाद है वो अगर हमसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो हम कहेंगे व्यक्तिवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की गरिमा पर बल देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज़रूरी मानता है, और वो ये भी इस बात पर को भी बल देता है कि समाज में जो भी निर्णय हों उसमें व्यक्ति का जो रोल होना चाहिए, किस और सभी व्यक्ति हैं उनकी हैसियत बराबर है, सभी व्यक्ति हैं वो विवेकशील हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विवेक पर या उसके अस्तित्व को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्र जो डिग्निटी दी गई, तो वो व्यक्तिवाद में ही ऐसा किया गया। तो अब जो व्यक्तिवाद के बारे में हमने आपको बताया है, तो फिर आता है कि जैसे व्यक्तिवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। अगर हम परीक्षा के एंगल से बात करें तो उसमें अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ तो आपने जब मैंने व्यक्तिवाद के बारे में बताया है तब भी आप समझ पाए होंगे कि इनसे ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी जो व्यक्ति की विवेकशीलता को कायम रखेगी, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखेगी। तो उस दिशा में जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाद की पहली विशेषता है कि वो मानवीय गरिमा में यकीन करता है, क्योंकि वो मानता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसका अपना एक गौरव है और उसको बनाए रखने के लिए उसे कुछ अधिकार भी देने होंगे। तो ये सब बातें हैं, ये मानवीय गरिमा का हिस्सा हैं। दूसरी बात जो व्यक्तिवाद के साथ जुड़ती है कि वो व्यक्ति और जब राज्य के रिश्ते की बात आती है तो एक सीमित राज्य के विचार को बल देता है। सीमित राज्य से मतलब है कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो असीम नहीं हैं, बल्कि उनकी सीमा तय कर दी गई है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का किस हद तक जा सकता है, उसकी हद तय कर दी गई है। जीवन के हर क्षेत्र में राज्य का नियमन नहीं हो सकता है। राइट टू प्राइवेसी दी गई है, उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध अधिकार भी दिए गए हैं, समूह के समाज के विरुद्ध भी अधिकार देता है व्यक्तिवाद। तो एक सीमित राज्य है। और जो इसकी अगली विशेषता है वो है कि जो व्यक्तिवाद है वो कानून के शासन पर बल देता है। कानून के शासन से अभिप्राय है कि शासन किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी शासक का नहीं होगा, बल्कि कानून जो व्यक्ति परस्पर मिलकर ही कानून का निर्धारण करेंगे और फिर उसके अधीन सभी होंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति या राज्य है वो कानून से बड़ा नहीं होगा, जो शासक है। तो कानून के शासन से अभिप्राय एक ऐसा शासन जिसमें शासक और शासित दोनों ही कानून के अधीन हों। यानी कि अगर कानून का उल्लंघन कोई भी करता है तो उसको बराबर उसकी सज़ा मिलेगी। अर्थात चाहे वो व्यक्ति की जो हैसियत है वो
उसकी सज़ा को कम नहीं कर सकती अगर उसने कोई खास अपराध किया है। यानी कि अगर संजय दत्त ने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है तो उसे भी 5 साल की सज़ा होगी, और यदि एक आम आदमी ने भी इसका उल्लंघन किया है तो उसको भी ऐसी सज़ा होगी। तो ये तो संजय दत्त की बात है, अभिनेता की। अगर इस तरह की घटना कोई राजनेता करता है तो उसे भी जाना पड़ेगा, और बहुत से राजनेता आज जेलों में हैं भी। तो ये कानून के शासन पर बल देता है। व्यक्तिवाद की एक अन्य विशेषता है कि ये लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उस पर यकीन करता है, और हम इस बात को समझ भी सकते हैं कि व्यक्तिवाद के लिए लोकतंत्र से बेहतर कोई राजनीतिक सिस्टम हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में या जो राजनीतिक जो सहभागिता है उसके लिए अवसर मिलता है। चूँकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसका यह अधिकार है कि वो किस तरह का शासन चाहता है। वो अपना शासन खुद चुनेगा, कितने समय के लिए चुनेगा, चुनने की प्रोसेस क्या होगी, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होगी, इस सब में व्यक्ति की जो भूमिका है उसको बनाए रखने पर बल दिया गया है। तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें व्यक्तिवाद की बहुत गहरी निष्ठा है। फिर व्यक्तिवाद है वो धार्मिक स्वतंत्रता या सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है। व्यक्तिवाद मानता है कि जो आध्यात्मिकता है या आप किस धर्म को मानते हैं, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो हर किसी को होनी चाहिए। ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। राज्य का जो चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का काम है कि व्यक्ति के जीवन में जो असुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, रोज़गार के मामले में हो, या दूसरी जो कानून व्यवस्था को लेकर जो समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करना राज्य का काम है। कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है नहीं मानता है, ये व्यक्ति का निजी मामला है, राज्य को यहाँ कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं है। तो जो चर्च और राज्य की जो दूरी है वो व्यक्तिवाद बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा व्यक्तिवाद है वो राज्य को एक साधन के तौर पर मानता है। साधन का मतलब होता है कि एक सहयोगी बनना, और साध्य का मतलब है कोई लक्ष्य जिसे हम कहते हैं। तो राज्य तो एक साधन है और उसका लक्ष्य है व्यक्ति के जीवन में सुविधा देना या एक बेहतर व्यवस्था देना। भाई, मनुष्य ने अपने शुरुआती काल से लेकर आज तक बहुत से आविष्कार किए हैं, या अपने जीवन को सहूलियतों से भरा बनाने के लिए बहुत से साधन बनाए हैं। चाहे वो आप हवाई जहाज़ देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार है, विद्युत बल्ब का है, मोटरसाइकिल, कार, बस जो भी हैं, या जो भाषा का आविष्कार किया हो, या लोहे का, अग्नि का, पत्थर का, जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि भाई व्यक्ति के जीवन को सहज बनाना है। आज हम किसी ने मोबाइल का भी आविष्कार किया तो इसका भी उद्देश्य यही है कि लोगों के जीवन को सहज बनाना है। अब हमें सहजता मिली ना कि इस कोरोना काल में भी हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तो ये मोबाइल का जो साधन है, मोबाइल हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। हमारे लिए साध्य या व्यक्तिवाद में जो साध्य है वो है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जो स्वतंत्र बनाना, उसकी गरिमा को कायम रखना, उसके लिए सहूलियतें देना। तो ये सब जितने भी साधन हैं, तो उसी तरह राज्य भी एक साधन है, और उसका काम है कि समाज में जो अराजकता है उसको रोकना है, कानून व्यवस्था कायम रखना है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। तो राज्य की हैसियत एक साधन की रखी गई है। दूसरा उदारवाद है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो इसे पेंटिंग के माध्यम से, यानी कि कैनवास पर अगर वो कार्टून के जरिए अपने विचार व्यक्त कर सकता है, वो भाषण के जरिए अपनी बात कह सकता है, किसी लेख के जरिए, पुस्तक के जरिए भी अपनी बात कह सकता है।
तो उदारवाद ये मानता है, व्यक्तिवाद ये मानता है कि जो सत्य है उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। समाज में सत्य तभी उभर कर आएगा जब सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, तो उसी तरह से जब हम किसी विषय पर अलग अलग राय निकल कर आएंगी और जब आपस में जब अलग अलग राय जब आएंगी तब पता चलेगा कि सही राय क्या है। तो इसलिए उदारवाद है या व्यक्तिवाद है, ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत तरजीह देते हैं। और जो हमने बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, उसको भी व्यक्तिवाद बहुत प्रमुखता से उभारता है कि व्यक्ति के जीवन में एक दायरा ऐसा होता है जिस पर किसी को भी इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता। यानी कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ घूमने जाता है, किससे वो रिलेशनशिप में है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या फिर वो किस धर्म को मानता है, किससे बात करता है, किससे वो शादी करना चाहता है, ये व्यक्ति के जीवन का बेहद निजी मामला है। व्यक्तिवाद ये मानता है कि ये व्यक्ति के अलावा या व्यक्ति की इजाज़त के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे या समाज को या राज्य को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के इस राइट टू प्राइवेसी का जो दायरा है उसमें दखल दे। तो ये सब बातें व्यक्तिवाद का हिस्सा हैं। और व्यक्तिवाद की जो कमी मानी जाती है वो यही कहा जाता है कि वो जो राज्य को और समाज को बड़े संकीर्ण नज़रिए से देखता है। वो ये मानता है कि राज्य और समाज हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमा के दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य के कामों ने भी और समाज के सहयोग से भी व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बढ़ती है। जैसे हम बताते हैं कि बहुत से विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ राज्य है वो लोगों के जीवन में सहूलियत दे रहा है, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है। अन्यायकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ राज्य सख्त हो रहा है। तो इन देशों में राज्य उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है अपने फैसलों से, अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं से, जिससे कि व्यक्ति की जो गरिमा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लागू करने का आधार मिल सके। व्यक्तिवाद जिस तरह राज्य की कल्पना कर रहा है या जिस तरह की व्यवस्था की बात कर रहा है वो उन्हीं देशों में संभव है जो एक सुसंपन्न समाज हैं, जहाँ गरीबी है वो ऊपर उठ चुकी है, जहाँ गरीबी नहीं है, या जहाँ किसी तरह की आर्थिक विषमता नहीं है, जहाँ किसी तरह की सामाजिक विषमता नहीं है, तब व्यक्तिवाद की बात है वो सही लगती है। लेकिन जिन समाजों में सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत गहरी हैं उन समाजों में व्यक्ति स्वतंत्रता को कैसे हासिल करेगा? आपने तो कह दिया कि व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कहीं जाति के आधार पर भेदभाव होता है, कहीं लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है, कहीं रंग के आधार पर भेदभाव हो जा रहा है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर। तो इन जब तक ये विभेद हैं तब तक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए राज्य को समाज की जो पुनर्संरचना है उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर जो स्वतंत्रता है वो फिर समाज में सभी जगह नहीं फैल पाएगी। अगर जहाँ रंगभेद है और राज्य ने अगर उस रंगभेद के उन्मूलन के लिए कोई दखल नहीं दिया तो फिर स्वतंत्रता केवल गोरे लोगों तक सीमित रह जाएगी। अगर जहाँ पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है या लैंगिक भेदभाव है तो फिर वहाँ स्वतंत्रता है वो पुरुषों तक सीमित रह जाएगी, महिलाओं तक नहीं पहुँचेगी। या जो यौन अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो या फिर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, वो भेदभाव के शिकार हो जाएंगे और वो एक स्वतंत्र देश में पैदा होने के बाद भी खुद को ऐसा लगेगा कि वो अभी गुलाम हैं और उनके लिए कोई अवसर नहीं है। जहाँ जाति आधारित भेदभाव है वहाँ जो उच्च कही जातियाँ हैं वो उनका प्रभुत्व बन जाएगा और जो निम्न जातियाँ हैं वो शोषण का शिकार रहेंगी। तो ऐसे तमाम जो सामाजिक विभेद हैं
इसी तरह आर्थिक विभेद भी हैं। अगर जो लोग गरीब है वो किस तरह से अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। आप उसके पास शाम को चूल्हा जलाने का खर्चा नहीं है उसके पास। आपने कह दिया कि राज्य कोई वेलफेयर के काम नहीं करेगा, बस सीमित दायरा रखेगा, कानून व्यवस्था को देखेगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हर व्यक्ति की हैसियत प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की हो। तो अमेरिकी समाज हो या जो ब्रिटिश समाज हो, जहाँ समाज में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इतना संपन्न हो गया है कि वो बाज़ार में खड़ा होने की हैसियत रखता है, आप अपने लिए जो वस्तुएं सेवाएं खरीदने की उसके पास जो शक्ति है, तब तो ये ठीक है। लेकिन पिछड़े और विकासशील समाजों में जहाँ सभी व्यक्तियों के पास बराबर सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं हैं, उन समाजों में अगर हम व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनाते हैं तो समाज का एक बड़ा तबका है जो गरिमा में जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये व्यक्तिवाद की कुछ आलोचनाएं होती हैं इसको लेके। हमने पहले भी बताया है कि जितने भी राजनीतिक सिद्धांत निकले हैं वो यहीं से निकले हैं कि व्यक्ति और जो राज्य है उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो हर जो राजनीतिक सिद्धांत की अपनी अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। तो उसी तरह व्यक्तिवाद का भी अपना एक महत्व है, जितना वो ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन हर समाज में उसे लागू करना है वो आसान नहीं है। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।